हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 5वां अध्याय लोकतंत्र पढ़ रहे थे। उसमें हमने लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप हैं, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक लोकतंत्र, वो हमने पढ़ लिया था। और आज लोकतंत्र के जो प्रमुख सिद्धांत थे उसका एक सिद्धांत परंपरागत उदारवादी सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया था। और आज दूसरा सिद्धांत लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण जो है हमने पढ़ना है। देखिए आपकी पुस्तक में लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है। बहुलवाद क्या कहता है कि अधिकतम लोगों का शासन होना चाहिए। एक बात अकेले एक व्यक्ति के शासन की बात करता है, लेकिन बहुलवाद जो है वो बहुत से लोगों के शासन की बात करता है। इसको हम देखें। इसको हम देखें तो मूल आधार जो इसका बहुलवाद है, बहुत से लोगों के शासन की बात करता है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास रखता है। एक तो एकात्मक स्वरूप होता है, एक संघात्मक होता है। तो ये संघात्मक जो इसका रूप है उसके अंदर विश्वास रखता है, उसकी बात करता है कि संघात्मक शासन होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखिए लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास जो है लॉस्की, बार्कर, फॉले, कॉल, डेक्वी आदि जो विचारक हैं उन्होंने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहेल ने भी इसके विकास में योगदान दिया है। रॉबर्ट डहेल जो राजनीतिक विचारक है उसने भी इसके जो विकास है, कौन सा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत जो है इसके विकास के अंदर अपना योगदान दिया है। इसमें बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद भी कहा है। वाद शब्द जिसके आगे जुड़ जाता है वो एक प्रकार से विचारधारा हो जाती है। वाद का मतलब क्या होता है? विचारधारा, एक अलग से पर्सनल आइडियोलॉजी। ठीक है, इसको आगे देखिए। रॉबर्ट प्रिस्टन के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह एवं हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई सारे समूह, निजी समूह भी हो सकते हैं वो, और हित समूह भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं? अपने इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? प्रिस्टन इस प्रकार की जो है लोकतंत्र के बहुलवाद की परिभाषा दे रहा है। इसके बाद लोकतंत्र का जो तीसरा सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अब लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है वो क्या कह रहा है? विशिष्ट वर्ग को अभिजन वर्गीय भी कहते हैं, और कुलीन जो तंत्र है या कुलीन जो है वर्ग वो भी कह सकते हैं। लोकतंत्र के सिद्धांत के संपूर्ण विचारधारा का केंद्र जो है वो कौन है? अभिजन वर्ग है। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मुख्य विचारक जो हैं उसके अंदर मिचेल्स है, मॉस्का, पेरोटो, बर्नहम, सीराइट, मिल्स आदि इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले। रॉबर्ट मिचेल्स एवं एक जर्मन विचारक है, और उन्होंने अपने इस विचार को दे पॉलिटिक्स प्रॉपर्टीज इस नाम से एक पुस्तक लिखी उन्होंने, द पॉलिटिक्स प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर इसको सम्मिलित किया, इस ग्रंथ के अंदर इसका उल्लेख किया। और एक और विचारक है मॉस्का इतालवी, जिन्होंने अपने इस विचार को द रूलिंग क्लास नाम से उनका एक ग्रंथ है द रूलिंग क्लास, उसके अंदर जो है इस विचार को प्रस्तुत किया। आगे देखिए, कुल मिला के लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है कहता है कि इसके अंदर केवल अभिजन वर्ग, दो प्रकार के वर्ग होते हैं। उसके अंदर जो अभिजन वर्ग है वो जो है इसके अंदर शासन करता है, एक मानना है इसका। अगला जो सिद्धांत है इसका लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत जो दिया उसके जो विचारक थे या उसके जो फ्रेंड्स और उसके जो साथ सहकर्मी थे इंजन, उन्होंने इस प्रकार का विचार दिया। वो कहते हैं लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है, जो अपनी प्रकृति में एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। किस प्रकार का? आर्थिक लोकतंत्र। इससे पहले हमने लोकतंत्र के जो अनेक रूप पढ़े उसके अंदर एक आर्थिक लोकतंत्र भी था। तो लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि जो लोकतंत्र है ये क्या है? एक प्रकार से आर्थिक लोकतंत्र है। ऐसे विचार किसके हैं? मार्क्सवादी लोकतंत्र के। ये मार्क्सवादी जो सिद्धांत है लोकतंत्र का वो ऐसा कहता है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहा है, पीपुल डेमोक्रेसी कहा है इन्होंने, कि जनता के लिए है। ये कहना पसंद किया है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार जो है कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक हेगेल ने विचार में देखता है, और इसे व्यवहारिक रूप से लेनिन, स्टालिन, माओ तुंग आदि ने जो है वो दिया है। इसका जो सैद्धांतिक रूप है वो तो किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। उसका व्यवहारिक रूप जो है इसे प्रदान किसने किया? लेनिन, स्टालिन, माओ ने। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, इसका 5वां सिद्धांत है वो क्या कहता है? लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र की उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समय से बना है। कौन कौन से सिद्धांतों से? उदारवादी, जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत उससे, और मार्क्सवादी से।
ठीक है, एक आर्थिक लोकतंत्र का है और एक किस प्रकार का है, व्यक्तिवादी लोकतंत्र का जो है सूचक है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ प्राप्त करने की बात करता है। क्या कहता है कि एक तो राजनीतिक स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए, जो कौन देता है, उदारवादी लोकतंत्र देता है, और दूसरा उसे आर्थिक समानता होनी चाहिए, जो कौन देता है, मार्क्सवादी सिद्धांत देता है। इन दोनों का समाविष्ट रूप जो है वो कौन सा है, समाजवादी लोकतंत्र है, जिसके अंदर क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो और आर्थिक समानता भी प्राप्त हो। राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता दोनों से प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा कौन कहता है, समाजवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण जो है वो कहता है। इसके आधार पर लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसके आगे देखिए, इस सिद्धांत जो है इसमें क्रांति एवं हिंसा साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों का विश्वास करता है। ये कहता है कि इसके अंदर क्रांति भी नहीं होनी चाहिए और हिंसा भी नहीं होनी चाहिए परिवर्तन के लिए, जबकि क्या होना चाहिए, राजनीतिक दल हो या व्यक्ति हो, उनका एक महत्वपूर्ण जो है वो विचार होना चाहिए, और वो क्या है, विकासवाद एवं संविधानवाद, दोनों जो साधन है उसके अंदर विश्वास रखना चाहिए। तो संविधान में आस्था रखे और दूसरा किसकी बात करे, केवल विकास की बात करे। ऐसा कौन लोकतंत्र कहता है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका सिद्धांत। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है, उसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। जहां पर संसदीय व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक भी नहीं हो, लोकतंत्र का जो संसदीय स्वरूप है वहां पर इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर राजनीतिक स्वतंत्रता भी उसको प्राप्त होगी, मत देने का अधिकार भी प्राप्त होगा और उसे आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। लोकतंत्र जो शासन है इसके कुछ रूप हैं, उसको हम देखें। संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के दो जो है प्रमुख प्रकार स्वीकार किए गए। एक तो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो नगर राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। इसके अंदर क्या है कि जनसंख्या सीमित होती थी, 4000 से 5000 तक लोग यहाँ पे रहते थे। तो इस प्रकार के जहाँ है संपूर्ण प्रभु जो है प्रभु सत्ता वो केवल जनता में नहीं हो, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का उनका कोई लीडर नहीं हो, सभी लोग जो है वो सामूहिक रूप से निर्णय लें। तो इस प्रकार का जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। देखिए इसमें पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभु शक्ति का पूर्ण उपयोग करती है। जो जनता है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभु शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, मतलब उसकी संपूर्ण शक्तियां जो है उन सबका क्या करती है, प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, खुद ही जनता जो है, सारे लोग जितने लोग हैं वहाँ की जनसंख्या के अंदर 4000 5000, वो सारे लोग जो है एक साथ बैठ जाएंगे और वो ही वहाँ के नीति संचालन संबंधी या संविधान के निर्माण संबंधी निर्णय खुद लेंगे। प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी नियुक्ति भी वो खुद करेंगे। इसके आगे देखिए, हर्ष नायक नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना कथन दिया है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का उपयोग करती है। मतलब स्वयं खुद करे, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन नहीं करके स्वयं खुद शासन करे, स्वयं सब सारे नीति निर्माण करे, कानून बनाए, फैसले ले, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां संबंधित सारे कार्य जो है वो जनता करे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की श्रेणी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो है उसके अंदर गिना जाता है। इसके आगे देखिए, यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों, यूनान के जो नगर राज्य हैं एथेंस और स्पार्टा, हमने बात की, उनके अंदर जो है वर्तमान के अंदर पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड में 5 कैंटों, जो इसके 5 राज्य हैं, प्रांत हैं स्विट्जरलैंड के, वहां पर जो है ये प्रचलन में है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। भारत जैसे या बड़े जो अन्य देश हैं जहाँ जनसंख्या करोड़ों के अंदर है, अरबों के अंदर जहाँ जनसंख्या पहुंच गई, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इतने सारे लोग पहले तो बैठेंगे कहाँ, बैठ जाएंगे तो एक मत नहीं हो सकते, निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है। तो वहां पर जो है इस प्रकार का लोकतंत्र जो है उपयोग में नहीं आ सकता। इसके आगे देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र, लोकतंत्र का वह स्वरूप या शासन का वह स्वरूप जिसके अंदर जनता स्वयं शासन नहीं करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे, राजनीतिक नियुक्तियां करे, निर्णय ले, संविधान का निर्माण करे, तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की श्रेणी के अंदर आता है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है।
देखिए आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, किसके, जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं होकर यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो जनता के मतलब हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो संप्रभुता का उपयोग करते हैं। मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। देखिए जनता स्वयं नहीं करती, किसके माध्यम से करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, जिसे हम स्वयं समय पर चुनते हैं। स्वयं अलग अलग समय पे हर 5 वर्ष के बाद हम विधायकों की, सांसदों की जो है, या हमारे स्थानीय शासन में सरपंच हो गए, नगर पालिका से संबंधित है या नगर परिषद नगर निगम से संबंधित जो है, उन प्रतिनिधियों को जो है समय समय के ऊपर हम चुनते हैं। ठीक है, तो वो हमारे प्रतिनिधि हो गए। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है, राजनीतिक नियुक्तियां करती है, प्रशासनिक नियुक्तियां करती है, जितने कानून संबंधी निर्णय हैं वो सब काम करता है जनता के प्रतिनिधि करते हैं। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा दी। संबंध में कुछ जो प्रमुख परिभाषाएं वो है, ब्राइस क्या कहते हैं, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में ही निहित होती है कानूनी रूप से। ठीक है, वास्तविक रूप से तो जनता के प्रतिनिधि जो कुछ लोग हैं वो इसको क्या करते हैं, अपनाते हैं, या वो इसको शासन संचालन करते हैं, शक्ति उनमें निहित होती है। डाइस से कहते हैं लोकतंत्र में शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग जो क्या करता है, शासन करता है, अधिकांश भाग। ठीक है, जिन लोगों को मतदान का अधिकार होता है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करते हैं, शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो, ये कौन कहता है, सिले कहता है। अगली परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन जो है लोकतंत्र है, या फिर वो क्या है। इसके आगे देखिए, विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन जो व्यवस्था है वो विशिष्ट लक्षणों से युक्त होती है। लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।